Hi everyone, welcome to iExam B for 50% faster preparation, and this is going interesting because now I have reached to 21st video on this series। और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि समझने वालों के लिए, सीरियसली काम करने वालों के लिए इससे अच्छे क्वेश्चन आसानी से यूट्यूब पर ना मिलेंगे आपको। ये मैंने पिछली बार पूछा था कि PLI मल्टीप्लायर इफेक्ट जिसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे में बात की है, ये है क्या चीज़, कॉन्सेप्ट बताना है। तो आपको अगर समझ में आ गया होगा, आपने शायद थोड़ा सा तो दिमाग लगाया होगा, तो PLI इफेक्ट क्या है, मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है। इट रेफर्स टू द ब्रॉडर इकोनॉमिक इम्पैक्ट बियॉन्ड डायरेक्ट सब्सिडी इंक्लूडिंग ग्रोथ इन द एंसिलरी सप्लायर इंडस्ट्रीज, जॉब क्रिएशन एंड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जनरेटेड बाय इंसेंटिवाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। तो PLI स्कीम जो है उसमें आपने इंसेंटिव दिया उन कंपनीज़ को, पर्टिकुलर कंपनीज़ को मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन उससे क्या क्या फ़ायदे हुए, उससे आपका कुछ, सपोज आप एक अगर फैक्ट्री लगा रहे हो, मानो वो कोई रिमोट बनाने की फैक्ट्री है। अब रिमोट में कुछ प्लास्टिक मटेरियल चाहिए, कुछ कोई चिप चाहिए, तो वो सब आसपास यूनिट्स लग जाती हैं वो बनाने के लिए भी, एंसिलरी यूनिट्स हो गए जो सप्लायर होगा। और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिशन, अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो भैया हमें फॉरेन एक्सचेंज भी बन रहा है, उसके अलावा जॉब क्रिएशन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, मल्टीप्लायर इफेक्ट हैं। तो आप एक चीज़ शुरू करते हो, और मनी मल्टीप्लायर याद है, वो भी याद रखना, वो भी आता है हर वीक एग्ज़ाम में। तो ये मल्टीप्लाई होता है इस तरीके से, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और अगर आप RBI की तैयारी सीरियसली कर रहे हो 27 के लिए, अभी मैं एक और बताने वाला हूँ, बीच में आने वाला है कुछ, तो 27 के लिए अभी आप कर रहे हो तो फिलहाल ये कोर्स ले लो, काम आएगा बहुत ज़्यादा, बताता हूँ बाद में दूसरी वीडियो में। विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट शेयर टू इंडियाज ग्रॉस वैल्यू एडेड एज पर द रिसेंट एस्टिमेट। अब ये एकदम, मतलब 10वीं क्लास का क्वेश्चन है ये। अ, सोच रहे हो कि मैं बेइज्जती कर रहा हूँ आपकी, आपको नहीं आता है। नहीं नहीं, आपने शुरू नहीं किया तैयारी, आप भूल गए होंगे। बट देखो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर ऐसे बोलते ना, तो ये तो 10वीं क्लास का है सही में, क्योंकि ये जो टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर है, इसका कंट्रीब्यूशन आज 50% से ऊपर चला गया है। जब देश आज़ाद हुआ था तब होता था एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन, प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग रिलेटेड टू अर्थ जो होता है, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरिंग हम उतना कर नहीं पाएगा अभी भी, हम सीधे फाइनेंशियल, ये सर्विस सेक्टर में, जिसमें फाइनेंस भी है, होटल भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, ऑल सर्विस सेक्टर, बैंकिंग वगैरह सब यहाँ आएगा। ये आज 50-55% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है टू द GDP। GVA 1991 के बाद जो शिफ्ट हुआ, हम सीधे एक्चुअली सर्विस सेक्टर में ग्रो किए, मैन्युफैक्चरिंग हम बिल्ड नहीं कर पाए लाइक चाइना। अभी भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा घबराने की बात नहीं है। अब बात कर रहे हैं हम IT BPM सेक्टर, यानी कि जो क्या होता है, बैक ऑफिस प्रोसेस मैनेजमेंट जो होता है ना, वो जो हम बोलते हैं कॉल सेंटर हैं और BPOs हैं, ये सब BPM सेक्टर में आ जाते हैं। तो ये दिस कंट्रीब्यूट टू इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट, ठीक है। अब इसमें स्टेटमेंट क्या है, कंसिडर IT सेक्टर ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू सर्विस एक्सपोर्ट ड्रिवन बाई ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर। यस, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर भी हैं, और ओवरऑल IT सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग ए लॉट। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर इन्वेस्टमेंट आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू पोर्टफोलियो फ्लोन इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी। तो अगर आपको समझ में आ रहा है ये स्टेटमेंट, तो जो पोर्टफोलियो क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FPI, वो बेसिकली क्या है, जो शेयर मार्केट में या इवन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हो सकता है, मतलब फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। वोलेटिलिटी है उसमें, क्योंकि जिस दिन मन किया उस दिन बेच के वो चले गए। यहाँ पर जो FPI इन्वेस्टर हैं, जिसको हम हॉट मनी भी बोलते हैं, और आज अखबार में आता रहता है, पिछले 1 साल में बहुत पैसा वो बाहर ले गए अपना वापस। बट अगर किसी ने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर खोल लिया, सपोज अमेरिकन एक्सप्रेस है, IBM है, उन्होंने एक कैपेसिटी सेंटर खोला, थोड़ी ना अचानक लेके कल उसको बंद कर देंगे। वो खोलने में भी टाइम लगेगा, बंद करने में भी टाइम लगेगा, राइट। तो ये सही स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। सर्विस एक्सपोर्ट ग्रू ड्यूरिंग दिस पीरियड डिस्पाइट टैरिफ रिलेटेड ग्लोबल हेडविंड्स, आई थिंक यस, ये करेक्ट है। तो इसलिए ऑप्शन C है कि 1 और 3 आर करेक्ट। तो आपको अभी करंट भी पता होना चाहिए और फंडामेंटल भी पता होना चाहिए। MSME क्लासिफिकेशन, फिर बच्चों वाला क्वेश्चन आया, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। माइक्रो एंटरप्राइज क्या होती हैं अभी की डेफिनेशन के हिसाब से, तो आपको माइक्रो, स्मॉल, मीडियम तीनों पता होनी चाहिए। यहाँ पर तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका B, ठीक है, ये जो 2.5 करोड़ वाला है, क्योंकि ये है क्लासिफिकेशन। माइक्रो है 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट, और टर्नओवर 10 करोड़ का,
याद कर लो आप ये, ठीक है। यहाँ पर 25 करोड़ इन्वेस्टमेंट स्मॉल के लिए और 100 करोड़ का टर्नओवर अप टू, मतलब 10 से ऊपर, यानी कि अगर 12 करोड़ का टर्नओवर हो गया तो, अगर जब 12 करोड़ का टर्नओवर हो गया तो क्या माइक्रो कहलाएगा क्या वो, ये स्मॉल कहलाएगा क्या वो, नहीं कहलाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन, बोथ क्राइटेरिया शैल बी फुलफिल्ड, ये खास बात है। अब अगर 2.5 करोड़ का ही तुमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है, तो टर्नओवर हो गया तुम्हारा 15 करोड़, तो नहीं होगा वो, क्योंकि यहाँ पे टर्नओवर भी इम्पोर्टेंट है और इन्वेस्टमेंट भी। तो आप याद कर लो, ये एग्ज़ाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि रेगुलेटरी एंड, अब ये देखो थोड़ा कन्फ्यूजन है, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट बैंक। एक्चुअली रेगुलेटरी कुछ ज़्यादा है नहीं, बट फिर भी अगर ऐसा आ गया एग्ज़ाम में भी ऐसा लिखा जा सकता है ना, थोड़ा बहुत मिस्टेक तो होती है ना पेपर में। और ऐसा नहीं कि रेगुलेटरी कंट्रीब्यूशन जीरो कहलाएगा यहाँ पे, किसका, सिडबी का। सिडबी की फुल फॉर्म याद है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसी से आप समझ जाओगे कि एमएसएमई सेक्टर के प्रमोशन के लिए बना हुआ है, सिडबी में वैकेंसीज आती हैं। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत बढ़िया जॉब है। अंडर द बासल 3 फ्रेमवर्क द मिनिमम कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो है ना, जो CRAR हम बोलते हैं, CRAR कितना होना चाहिए इंक्लूडिंग CCB कैपिटल कंजर्वेशन बफर, तो इंडियन बैंक के लिए कितना होना चाहिए। अब बासल ने तो देखो बोला 8%, RBI है थोड़ा कंजर्वेटिव, RBI ने बोला 9%, उसमें और 2.5% जोड़ दिया कैपिटल कंजर्वेशन बफर, है ना। ये कहानी पूरी पता होनी चाहिए आपको। तो ये बन गया 11.5%, विच इज़ द करेक्ट आंसर सी। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी, वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, हाँ आएगा, पहले ये पढ़ लो। IRDAI रेगुलेट्स बोथ लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस, हाँ जी सही है। UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो अप्रैल 25 से है, गारंटी मिनिमम पेंशन ऑफ 10,000 पर मंथ एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ, फॉर एटलीस्ट आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ सर्विस, 10 साल काम करने के बाद। जी आपको पता होना चाहिए। PFARDA रेगुलेट्स ओनली प्राइवेट पेंशन फंड्स नॉट द NPS नेशनल पेंशन सिस्टम। इसका भी वैकेंसीज आती हैं NPS की ना, ये सरकारी हो गया, ये पेंशन फंड जो है ये सरकारी पेंशन फंड है। अब PFRDA भाई दोनों को ही रेगुलेट करता है। अगर आपकी PFRDA में जॉब लग गई तो आप पेंशन फंड यहाँ सरकारी हो या प्राइवेट, अब देखो ना RBI भी प्राइवेट बैंक भी रेगुलेट करता है, सरकारी बैंक भी रेगुलेट करता है। सेम IRDAI सरकारी इंश्योरेंस कंपनी को भी रेगुलेट करेगा, प्राइवेट को भी करेगा। तो 1 और 2 ओनली आर करेक्ट, तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ये है मैनेजमेंट का। फिर कौन सा लीडरशिप स्टाइल है, डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक सिचुएशन, फॉलोअर रेडीनेस, टास्क नेचर रादर देन सिंगल बेस्ट स्टाइल। जैसे हम बोलते हैं ना, कहते हैं ऑटोक्रेटिक लीडर है, डेमोक्रेटिक लीडर है, लेजे फेयर है, करिस्मेटिक है। भाई ये थ्योरी बोलती है कुछ नहीं, सिचुएशनल। भाई क्राइसिस सिचुएशन की लीडरशिप अलग होगी और हैप्पी टाइम्स की लीडरशिप अलग होगी। देश में फॉरेन अटैक हो रहा है तो अलग तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, कंपनी घाटे में जा रही है तो अलग तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। तो सिचुएशनल लीडरशिप ईजी है, ये बिना पढ़े भी आ जाता है आपको, अगर आप समझ रहे हो इसमें है क्या। और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये दी किसने, मैनेजमेंट के सारे क्वेश्चन थोड़े ना ईजी होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूली अपॉइंटेड CEO डिसाइड्स टू रिटेन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की but introduces a cross-functional tiger teams for urgent strategic project that report directly to her. Her is CEO here, bypassing normal departmental reporting lines temporarily. तो एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट किया, क्या किया यहाँ पे, बेसिकली एडहॉक प्रोजेक्ट बेस्ड टीम स्ट्रक्चर उन्होंने किया है CEO ने, जिसकी हम प्रोजेक्ट को टाइमली कर लें। ठीक है, आंसर बी है, सिंपल है, ये भी मुश्किल नहीं है। तो ये मुश्किल वाला ले लो आप। Consider the following statement regarding India's emerging technology ecosystem. India has witnessed significant growth in digital and deep tech ecosystem, including AI, semiconductor and startup. मानते हो ना इस चीज़ को, तो सही है। India's total number of recognized startup has declined since 2016. 10 साल में आपको लगता है कि स्टार्टअप डिक्लाइन हुए होंगे? मुझे तो नहीं लगता, तो ये तो सही नहीं होगा। India has launched initiatives such as इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन टू बिल्ड डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। ये तो पता है ना आपको, ये पढ़ाई होगा, इतना तो तैयारी कर रहे हैं, नहीं पढ़ा तो पढ़ो। आंसर यही है इसका सी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट मिशन है। बजट, रिसेंट बजट में भी इसके बारे में बात हुई है कि हम इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। प्रधानमंत्री भी बोलते रहते हैं इसके बारे में,
नहीं अगर आप पढ़ रहे तो पढ़ना तो पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको बताना है। अब एज पर द आरबीआई एनुअल रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंटिजेंसी रिस्क बफर मेंटेन बाय आरबीआई। और मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन का आंसर बताया था, कितना है ये 2.5% बताया था ना, 2%। CRB मेंटेन बाय आरबीआई, नहीं सॉरी गलत हो गया, वो नहीं है, ये अलग है। ठीक है, ये अगली बार समझाऊंगा क्या है, लेकिन पहले आप इसका आंसर बताओ, कमेंट में लिखो। और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो में कुछ भी सीखा है ना, तो इसको प्लीज़ शेयर करो, हमें भी तो थोड़ा हेल्प होएगी और आपको हेल्प होएगी 50% फास्टर प्रिपरेशन की। फील फ्री टू आस्क, कुछ भी क्वेश्चन हो व्हाट्सएप करो, कॉल करो, ईमेल करो, हम आपकी प्रिपरेशन को ना दमदार बनाएंगे। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो इनकी बात सुनो, कुछ समझ में आएगा कि स्टूडेंट बोलते हैं व्हाट एग्जाम इज। ओके, गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।